तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं फिर से आ गया हूं आप सबके लिए हेल्स पैराडाइज का सेकंड एपिसोड लेके। तो चलिए शुरू करता हूं। तो इस एपिसोड में फिर से एक आदमी को दिखाया गया जिसके हाथ में एक तलवार थी, लेकिन इस बार वो आदमी गबीमारू, जो इस स्टोरी का मेन हीरो है, उसको न मारते हुए किसी और को मार रहा है। तो कहानी शुरू होती है और सागिरी अपने पुराने समय को याद करते हुए सोचती है कि एक बार एक आदमी जिसको मौत की सज़ा मिली थी, उसने अपनी एक विश रखी कि वो एक कहानी सुनाते मरना चाहता है। उसके पिता यामाडा आसिमोन ने उसकी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और उसका सर काटने के बाद भी उसने अपनी कहानी को पूरा किया। उस बंदे को पता ही नहीं चला कि उसका सर कब कटा। वो एक परफेक्ट कट था, बिना किसी दर्द और इमोशन के। उस चीज़ को देखने के बाद सागिरी ने अपने ज़िंदगी का एक गोल बना लिया था कि उसे अपने पिता की इस कला को माहिर करना है। फिर सागिरी को एक आदमी का सर काटते हुए दिखाया। लोग उसकी तारीफ करते हैं कि वाह, एक औरत होते हुए भी तुमने इसको कितनी सफाई से मारा है। लेकिन तभी सागिरी को वो बिना सर का आदमी पूरा खून से नहाया हुआ दिखता है और उसने सागिरी को पकड़ रखा है। तभी सागिरी का एक सीनियर आता है और बोलता है कि उसकी तलवारबाजी में डाउट है और डर है। तुमने आरोपी को एक पेनफुल मौत दी है, ऐसा उसका सीनियर बोलता है। सागिरी इस चीज़ को समझती है और बोलती है कि वो इस चीज़ में काम करेगी। एक बार फिर से सागिरी को एक क्रिमिनल का सर काटते हुए दिखाया जाता है और फिर से उसका सीनियर सागिरी को उसकी तलवार में देखने के लिए बोलता है और बोलता है कि तलवार में सारी सच्चाई दिखती है। सागिरी बोलती है कि मेरी तलवार डर से भरी है, जिसकी वजह से क्रिमिनल को सफ़र करना पड़ा और मेरी तलवार मुझे और ज़्यादा भारी लग रही। सागिरी खुद से पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए और कैसे मैं शक और डर को अपने दिल से बाहर निकाल सकती हूँ, अपने पिता की तरह। सीन चेंज होता है और एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक सोल्जर है। वो सारे क्रिमिनल्स को वेलकम करता है जिनको भी सज़ा मिलने वाली होती है और एक दूसरे मोटे ताज़े आदमी को मेंशन करते हुए बोलता है कि ये जो आदमी तुम सबके सामने बैठा है वो 11th साइतेसंग है, जिसकी एक्सेलेंसी टोकुगावा नारियोशी है। आमतौर पर तुम लोगों को इनके सामने आने की अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। फिर सारे क्रिमिनल्स चिल्लाने लगते हैं और गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग हमको नीच समझते हो। फिर एक सिपाही दूसरे को बोलता है कि क्या इन सबको इकट्ठा यहाँ लाना सेफ है। फिर दूसरा सोल्जर बोलता है कि शोगुनाटे यही चाहते हैं। फिर सागिरी अपनी किताब से क्रिमिनल के बारे में पढ़ती है और एक क्रिमिनल को देखकर बोलती है कि ये चोर जिसने 30 लोगों को मारा है, तानियो साइकीची। एक और क्रिमिनल जिसने बहुत सारे घरों में आग लगा दी और जिससे काफ़ी लोगों की जान चली गई, निकिमारू। एक एक्स कांस्टेबल और खूनी कीडो शुकान। ये सब ऐसे क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने घिनौने काम किए हैं। और फिर गबीमारू बोलता है, ओफ, बहुत मुश्किल से सांस ले रहा हूँ और मैं टोकुगावा को देखना चाहता हूँ। उस पर सागिरी बोलती है, बिल्कुल नहीं। फिर एक सोल्जर बोलता है, ये आप लोगों के लिए एक सीक्रेट ऑर्डर है कि आप सब लोग शिनसेंक्यो जाएंगे और अमर बनने वाला यानी कि एलेक्सर ऑफ लाइफ के साथ वापस लौटेंगे और जिस किसी ने भी इस काम को पूरा किया उसको माफ़ी मिलेगी इस सर्टिफिकेट के फॉर्म में। फिर सागिरी बोलती है कि माहौल एकदम से बदल गया। फिर एक क्रिमिनल हंसते हुए बोलता है कि उस सर्टिफिकेट के साथ मैं फिर से सारे लोगों को मारने बाहर जा सकता हूँ। आदाची माटागोरो। सागिरी सोचती है और बोलती है, एक राक्षस जो बस औरतों और बच्चों को मारता है अपने मज़े के लिए, क्या मैं एक ऐसे आदमी को मार सकती हूँ जो पहले से ही अंदर से मरा हो, बिना किसी हिचक और शक के। फिर गबीमारू के पीछे बैठी हुई लड़की बोलती है कि तुम गबीमारू हो ना, तुम्हारे बालों के रंग और शरीर की बनावट ने बता दिया। तुम काफ़ी मशहूर हो हमारे काम में, लेकिन तुमने मुझे निराश किया। तुम काफ़ी छोटे हो, मनोज दिखते हो और काफ़ी दुबले पतले हो। जितना तुम्हारे बारे में मैंने अफवाहें सुनी, क्या तुमको भी अरेस्ट कर लिया? हाँ। फिर गबीमारू बोलता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ तुमको निराश करने के लिए। सागिरी फिर सोचती है, मैं पहले काफ़ी सतर्क थी गबीमारू को लेके, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई एनर्जी ही नहीं है, जैसे ये कोई अलग ही इंसान है। क्या यह आदमी दूसरे क्रिमिनल्स की तरह है या फिर और भी ज़्यादा खतरनाक है? फिर सागिरी गबीमारू का रिफ्लेक्शन
अपनी तलवार में देखती है और डर जाती है। सीन चेंज होता है और अब एक हाई अथॉरिटी का आदमी बोलता है कि वो जिस आइलैंड में जाने वाले हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बताएगा, कि वो एक स्वर्ग की तरह है, जिस पर सभी क्रिमिनल्स बोलते हैं कि हाँ वो ये इस बारे में बहुत बार सुन चुके हैं। क्या ये कहानी है? किसी को नहीं पता। फिर एक दूसरा हाई अथॉरिटी का आदमी क्रिमिनल्स को उनका मार्क्स उतारने के लिए बोलता है। वो बोलता है सिर्फ यही एक सार्जेंट बचा है जो उस पैराडाइज से लौट कर आया है। जैसा कि तुम सब देख रहे हो कि ये अब इंसान नहीं रहा। जब ये वापस लौट कर आया तब इसके शरीर पर बड़े बड़े दाने थे और उन दानों में से अलग अलग दिन फूल निकलने लगे और लगभग 60 लोग अभी भी गायब हैं जो इस आइलैंड में गए और हमें उनके बारे में अंदाज़ा भी नहीं कि उनके साथ हुआ क्या। बस ये सार्जेंट ही हमारी एक लौती इन्फॉर्मेशन है। उस पर क्रिमिनल्स डर जाते हैं और बोलते हैं किसी ने बताया नहीं कि वो आइलैंड इतना ज़्यादा खतरनाक है। उस पर हाई अथॉरिटी वाले लोग बोलते हैं परेशानी क्या है, एक फूल बनना तो भगवान की कृपा है। सभी क्रिमिनल चिल्लाते हैं और जाने के लिए मना करते हैं। उस पर सोल्जर बोलते हैं तुम सब क्रिमिनल को मौत की सज़ा मिली है और तुम सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि तुम उस स्वर्ग में जाओ। तुम सबको अंदाज़ा भी नहीं कि इनकी महानता कितनी ज़्यादा है। फिर एक क्रिमिनल बोलता है कि तुम लोगों को उस आइलैंड के बारे में कुछ नहीं पता। तब क्या अगर वहाँ एलेक्सर ही नहीं हुआ तो? सब क्रिमिनल्स हामी भरते हैं और बोलते हैं तब क्या अगर हम खाली हाथ लौटे तो? उस पर वो सोल्जर बोलते हैं कि इन लोगों के पास हर चीज़ के बहाने। अगर तुम लोगों को पसंद नहीं जो हम ऑफ़र कर रहे हैं तो तुम अभी भी छोड़ सकते हो। इस चीज़ में हिस्सा लेना आप सब लोगों की मर्ज़ी है। एक क्रिमिनल बोलता है ठीक है तो मैं छोड़ देता हूँ और खड़ा हो जाता है और बोलते हुए जाता है कि इससे अच्छा तो मैं तब मर जाऊँ जब मेरे दोस्त वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। तभी एक एग्जीक्यूशनर अपनी तलवार निकालता है और पलक झपकते ही उसका सर काट देता है। वो सीन देख के सारे क्रिमिनल्स डर जाते हैं। तभी एक सोल्जर बोलता है कि वो एक चीज़ बताना भूल गया कि जब तुम लोग इस आइलैंड में आए तुम लोगों को एक एक एग्जीक्यूशनर दिया गया जो तुम पर 24 घंटे नज़र रखे हुए हैं। तुम लोगों को मौत की सज़ा मिली है जो कि इस आइलैंड में भी लागू है। दूसरे शब्दों में कोई भी हरकत तुम लोगों की और तुम्हारे सर काट दिए जाएंगे उसी वक्त। यामाडा आसिमोन तुम लोगों पर नज़र रखे है। कोई भी फिजूल का ख्याल अपने दिमाग पर मत लाना। ये लोग यामाडा क्लैन से हैं जिनके खिलाफ जाओ और तुम लोगों का हाल भी यही होगा जो कि इसका हुआ। और अगर तुम पर नज़र रखने वाले आइलैंड में मर जाते हैं किसी एक्सीडेंट से या किसी भी तरीके से तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। अगर तुम्हारे पर नज़र रखने वाला तुम्हारा साथ नहीं होगा तो तुमको बोट पर बैठने नहीं दिया जाएगा जो कि तुम्हें वापस हमारे पास ला सकती है। उसमें गबीमारू बोलता है सच में? सागिरी बोलती है बिल्कुल। सागिरी मन में सोचती है कि वो बता नहीं सकती ये बेवकूफ़ है या बहादुर। फिर जो हाई अथॉरिटी का चीफ होता है वो एक सोल्जर को अपने पास बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। फिर वो हाई अथॉरिटी का सोल्जर सारे क्रिमिनल्स को बोलता है कि एक बात और, उस आइलैंड में जाने से पहले तुम सबको अपना नंबर यानी कि संख्या कम करनी पड़ेगी। सारे क्रिमिनल्स सोच में पड़ जाते हैं और उनको समझ नहीं आता। तब हाई अथॉरिटी के लोग बोलते हैं तुम सब उस आइलैंड पर नहीं जा सकते क्योंकि बोट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सबको ले जा सके। हम चाहते हैं कि तुम लोग अपनी संख्या कम करो। क्रिमिनल्स को फिर भी समझ में नहीं आता। तभी एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल का गला घोटते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, ये हम लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए बोल रहे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? बाकी क्रिमिनल्स बोलते हैं। फिर उस पर वो क्रिमिनल बोलता है देखो वो सब ये देख रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो तुम समझ जाओ वो लोग चाहते हैं कि हम लोग एक दूसरों को मार दे और अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम भी मारे जाओगे। और उसका सर पत्थर से कुचल देता है। तब हाई अथॉरिटी के सोल्जर बोलता है हाँ ये भी एक तरीका है और वैसे भी जो यहाँ मरेगा वो वैसे भी बेकार ही है और हाँ तुम लोगों को अकेले ही लड़ना पड़ेगा
तुम में से कोई भी ग्रुप नहीं बना सकता। एकदम से सारे क्रिमिनल्स लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी हाई अथॉरिटी का चीफ बोलता है, हमें रोज रोज ऐसा देखने का मौका नहीं मिलता जहां लड़ाइयों में मौत हो जाए। मैं हमेशा ऐसा देखना चाहता था। उस पर बगल पर खड़ा हुआ हाई अथॉरिटी का सोल्जर सोचता है कि ये चीफ कैसा बेवकूफ़ है, ये सब करने का क्या मतलब बनता है। ये लोग तो इन बंदे हाथों से एक दूसरे से सही से लड़ भी नहीं सकते और आखिरी में ये सब बेकार है। तभी हाई अथॉरिटी का चीफ पूछता है, इनमें से रेड सील किस किस के पास है। तभी एक सोल्जर जवाब देता है कि आपका मतलब है किसके पास सुपरनेचुरल पावर्स है, और अपनी नोटबुक खोलता है। उन सबको रजिस्ट्री में रेड सील से स्टैम्प कर दिया है। फिर सोल्जर इशारा करते हुए बोलता है, ये आदमी उनमें से एक है। इतनी छोटी उम्र के बाद भी ये एक डाकू के ग्रुप का गैंग लीडर है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का है जिसने एक डाकू का गांव बसा दिया है, जिस गांव का नाम ईओ है, जो कि पहाड़ों के घने जंगलों में बसा हुआ है। फिर एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, पिछले साल वो लड़की सागेवा कैसल को कब्जा करने में शामिल। ये कुनोची है जिसने कैसल में आखिरी इंसान तक को नहीं छोड़ा। वो मास्टर तलवारबाज और इसको सब ब्लेड ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं, या अनपैरेलल्ड इन 8 प्रोविंसेस। ये बड़ा सा आदमी, ऐसा बोला जाता है कि ये भालू का सर खाता है। ऐसा भी बोला जाता है कि तलवार हो या भाला, इस पर कुछ काम नहीं करता। चीफ खुश होता है और बोलता है कि ये ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। इन सब में से सबसे ध्यान देने वाला था लिविंग लेजेंड गबीमारू द हॉलो। वहाँ वो, रुको, क्या? ये लेजेंड अभी तक अपनी जगह से हिला तक नहीं। तुम पावरफुल महसूस कर रही हो सागिरी। सागिरी थोड़ा शॉक होती है और उस तरफ देखती है और उसका सीनियर वहाँ खड़ा होता है, आइजन डोनो। वो बोलता है कि आइलैंड में इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। सिर्फ क्रिमिनल्स के बीच ही नहीं, बल्कि हम लोगों को भी खतरा होगा। जब ये सब होगा तब क्या तुम किसी को मार सकोगी सागिरी? मैं तुम्हें साफ बता देता हूँ कि तुम इस जॉब के लिए नहीं बनी। क्यों एक औरत तलवार उठाएगी? एक वॉरियर की बेटी को आराम से अपने महल में रहना चाहिए और एक सर काटने वाले के काम से बहुत दूर। पूरे आदर से सागिरी बोलती है, एज एन डोनो, मैं ऐसा ही करती अगर कर सकती तो। सीन चेंज होता है। इंसान के शरीर पर तलवार को टेस्ट करना, क्रिमिनल्स का सर काटना और दवाइयाँ बनाना। भले ही हम तलवार ना चलाएं, लेकिन जो भी यमडा क्लैन में जन्मा है वो अपनी रोजी रोटी दूसरों की मौत से ही चलाता है। सीन फिर से चेंज होता है और सागिरी को एक बच्चा दिखाया जाता है। उसमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे सागिरी के ऊपर पत्थर मार रहे हैं और वो उसको सर काटने वाले की बेटी कहकर चिढ़ा रहे थे। सागिरी बोलती है, हम इन सब से आंखें बंद कर सकते हैं, लेकिन ब्लेड में हर किसी की सच्चाई दिख जाती है। सीन चेंज होता है और क्रिमिनल्स को दिखाया जाता है। वो आपस में बात करते हैं और बोलते हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें समुराई को हटाकर यहाँ से भागना पड़ेगा। फिर वो सागिरी को देखते हैं और बोलते हैं, वो समुराई एक लड़की है, हम उसको मारते हैं और उसकी तलवार ले लेते हैं। क्रिमिनल्स सागिरी की तरफ भागते हैं। तभी सागिरी का सीनियर पूछता है, क्या तुम उसे मार दोगी? सागिरी बोलती है, मैं एक सर काटने वाले की किस्मत से नहीं भाग सकती। मैं हार मानने से मना करती और देखती हूँ मेरी किस्मत में क्या लिखा, और पलक झपकते ही उस क्रिमिनल का सर काट देती। गबीमारू सोल्जर से पूछता है, लोगों को मारना हमेशा अच्छा है, क्या तुम कोई और तरीका नहीं ढूंढ सकते जिससे पता चल सके कि आइलैंड में कौन जाएगा? सोल्जर घबरा जाता है गबीमारू को अपने इतना करीब देख और बोलता, तुम यहाँ कब आए? पीछे हटो। गबीमारू बोलता है, भले ही हम खूनी हैं, लेकिन हम सब ऐसा नहीं जो अपने मन से खून करते हैं। सोल्जर बोलता है, गार्ड्स क्या कर रहे हो? गबीमारू बोलता है, मैं तुम्हें हमारे साथ ये सब नहीं करने दूंगा। सोल्जर बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ये बताने की कि हमें क्या करना है और क्या नहीं? गबीमारू बोलता है, लोगों को ना मारना जब तुम नहीं मारना चाहते हो, ये बहुत कॉमन चीज़ है दुनिया की। सोल्जर, जुबान संभाल कर, अगर तुम हिस्सा नहीं लेना चाहते हो तो अपनी माफ़ी पाने का सपना भी दिमाग से निकाल दो। गबीमारू बोलता है, तुम समझ नहीं रहे सोल्जर,
कुछ क्रिमिनल्स को बोलता है, ओह तुम अगर इसको मार दोगे तो मैं तुमको आइलैंड में भेज दूँगा। क्रिमिनल बोलते हैं, सच में? वो गबीमारू को बोलते हैं, वहीं खड़े रहो जहाँ तुम हो। गबीमारू बोलता है, रुको तुम लोग, क्या तुम लोगों को ये बिना किसी बात का एक दूसरे को मारना फालतू नहीं लग रहा? क्रिमिनल्स बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ज़िंदा रहना है तो ये करना पड़ेगा, तो मेरे लिए ये ठीक है। गबीमारू बोलता है, हम बात नहीं कर सकते? क्रिमिनल बोलता है, अगर तुम लड़ना ही नहीं चाहते तो चुप रहो और मर जाओ। गबीमारू बोलता है, तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी, अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश भी करी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। क्रिमिनल बोलता है, मुझे लगा तुम किसी को मारना ही नहीं चाहते। गबीमारू बोलता है, हाँ मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं खुद भी नहीं मर सकता। और फिर गबीमारू का भयानक रूप दिखाया जाता है। गबीमारू एक एक करके सबको मार देता है। और तभी सोल्जर उस लड़ाई को रोक देता है और बोलता है, मैं जिसके नाम ले रहा हूँ वो सब ज्वाइन करेंगे। आज़ाचोबी द बैंडिट किंग, तामेया गेंटासुया द सोर्स ड्रैगन, ट्विस्टेड कोयुन द हंटर ऑफ 100, नुरुगाई ऑफ द सांका, होरुबु द किलिंग प्रेयर, रानाबे शिनोबी गबीमारू द हॉलो, अकागिनु द कैनाबल कोर्टिसन, क्यूनोची यूजुरी ऑफ कायशु, मोरोमाकी द अपोस्टेट, रुकुयोरोटा द जाइंट ऑफ बाइजन। तुम सब ज्वाइन करोगे और तुम पर यामाडा क्लैन के एग्जीक्यूशनर नज़र रखें। तुम्हारा शिप अब निकलेगा, जाओ और एलिक्सर ऑफ लाइफ को लेकर अपनी माफ़ी को पालो। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा सेकंड एपिसोड ख़त्म होता है। अगर आप सब लोगों को ये पसंद आता है तो अपना थोड़ा सा प्यार दिखाइएगा, ताकि हम तीसरा एपिसोड भी जल्दी लेके आ सकें। थैंक यू।